नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में चक्रवात यास के प्रभाव के कारण बृहस्पतिवार को उड़ानें और रेल यातायात के प्रभावित होने के साथ प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। चक्रवात की वजह से पटना शहर में भारी बारिश के कारण शाम को यहां के हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि हवाई यातायात के निलंबन के कारण 4 उड़ानें रद्द कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चक्रवात यास के कारण मौसम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पटना एयरपोर्ट से उड़ान परिचालन शुक्रवार 28 मई को सुबह 9 बजे तक निलंबित रहेगी। परिचालन को फिर से शुरू करने पर निर्णय लेने से पहले स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर और हिस्सों की ओर बढ़ गया है एवं केरल में 31 मई तक इसके पहुंचने के आसार हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पिछले 2 सप्ताह में चक्रवाती तूफान ताउते और यास आए। इन दोनों तूफानों की वजह से देश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को सुबह मालदीव कोमोरिन इलाके दक्षिण पश्चिम तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों की ओर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि केरल में 31 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। केंद्र सरकार ने कहा कि घरों के पास टीकाकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जिससे बुजुर्ग लोग और दिव्यांगों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए टीका लगवाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र दिशा निर्देशों में कहा कि ऐसे केंद्रों पर वे लोग टीका लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और जिन्होंने कोई खुराक नहीं ली है या पहली खुराक ही ली है। इनके अलावा 60 साल से कम उम्र के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को भी ये लाभ मिल सकेगा। मंत्रालय ने इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। केंद्र ने कहा कि उसने लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल पर नजर रखने के अधिकार वाला कोई नया नियम नहीं बनाया है। सोशल मीडिया संबंधी नए नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी तथा दिल्ली पुलिस के ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंचने के बीच ये बयान आया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नए संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया है। ऐसे किसी फर्जी या पुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाए। कोरोना काल में लोग आपदा को अपना अवसर बनाते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में बेहद गंदे तरीके से कोरोना टेस्ट किट बनाने की तस्वीरों के बाद अब मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल की हुई पीपीई किट गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इंडो बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता है। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगा है कि कर्मचारी पीपी किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते हैं। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संख्या घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र की टीकाकरण नीति दिशाहीन है। उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर टीकों के कम आयात को लेकर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दुनिया भर के देशों को 2020 में पता चल गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका सबसे कारगर हथियार है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने 2020 में अपनी जनसंख्या से कई गुना टीकों के ऑर्डर दे दिए थे। प्रियंका गांधी के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2020 में घोषणा की कि सरकार के पास सबका टीकाकरण करने का पूरा खाका तैयार है। इसके बाद भी जनवरी 2021 में 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए मात्र 1 करोड़ 60 लाख टीकों के ऑर्डर दिए गए। उन्होंने दावा किया कि आज जगह जगह टीकाकरण केंद्रों पर लटके ताले राज्यों द्वारा टीका देने की अपील एवं टीकाकरण की घटती गति सरकार की दिशाहीन टीकाकरण नीति के गवाह है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश की राजधानी दिल्ली के कई लोग काल के गाल में समा गए। महामारी अब चरम पर थी तब दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी की समस्या सामने आई थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते भी कई लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों को परिजनों को राहत देने का फैसला किया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। यह मुआवजा उस घोषणा से अलग और ऊपर है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइन पर ट्विटर के रवैये से खफा आईटी मंत्रालय ने साफ कहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दा भटकाने के बजाय नियमों का पालन करे। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। ट्विटर ने अपने बयान के द्वारा उन गाइडलाइंस का पालन करने से मना किया है जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की है। इससे पहले टूल किट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया कंपनी ने गुरुवार को कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। साथ ही नियमों को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ने के लेकर चिंता भी जाहिर की है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक लखनऊ पहुंच गई। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। माना जा रहा है कि 28 या 29 मई को योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पूर्व आईएएस AK शर्मा का डिप्टी सीएम बनना भी तय माना जा रहा है। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद तेज हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए आदेश दिया है ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिल सके। वहीं केंद्र सरकार ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एफोटेरिसिविन-B इंजेक्शन के 80,000 डोज गुरुवार को 26 राज्यों के लिए भेज दिए हैं। हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के जस्टिस SB शुक्रे और AG करोटे ने गुरुवार को कोरोना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की थी। जीएसटी काउंसिल शुक्रवार को कोविड दवा, टीकों और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स की दर में कमी के साथ साथ राज्यों को हुए पैसे में कमी की भरपाई के साधनों पर चर्चा कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि टॉप लेवल पर निर्णय लेने वाली संस्था की बैठक से पहले गैर भाजपा और समान विचारधारा वाले दलों राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल द्वारा शासित 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड एसेंशियल पर जीरो टैक्स रेट के लिए दबाव बनाने के लिए एक मिलीजुली रणनीति तैयार की है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते 24 घंटों में 1,79,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2,64,182 मरीज ठीक हुए जबकि 3,556 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिन में सबसे कम रहा। कोरोना महामारी में OTT के बिजनेस में बड़ा उछाल देखने को मिला है। सिनेमा बंद होने से फिल्म मेकर्स अपने फिल्में सीधे OTT पर ले जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में ट्रेड एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि आदित्य इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और उनके साथ ज़्यादातर A-लिस्टर्स काम करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाने का डिसीजन लिया। इसके जरिए वे फिल्मों के साथ साथ ओरिजिनल कंटेंट भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।